नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस जैन और आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज। आज मेरे साथ जुड़े हैं विधायकनामा सीरीज में श्री मनोज पारस जी, नगीना बिजनौर के विधायक हैं। नमस्कार सर, सरल भारत में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। नमस्कार। मैं अपने पहले प्रश्न की ओर चलता हूं। आपकी इंस्पिरेशन राजनीति के जीवन में कौन रहा है? आपने राजनीति का जीवन बचपन से ही बना लिया था या आपके स्नातक के पढ़ाई में के समय में ऐसा संजोग हुआ कि आपने राजनीति में जुड़ गए? देखिए, वैसे तो हमने अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन सैनिक स्कूल घोड़ाखाल डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से पूरी की है, जो एक मिलिट्री स्कूल है। लेकिन उस समय हम राजनीति को पसंद नहीं करते थे। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद जब हम बिजनौर पहुंचे तो कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि हमें राजनीति में आना पड़ा। जी। एक ऐसी घटना परिवार के साथ घटी जिससे हमें लगा कि राजनीति उसका विकल्प है और राजनीति में आकर के सेवा की जा सकती है। और राजनीति जो लोग दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ को बुलंद अगर किसी माध्यम से किया जा सकता तो एक राजनीति अच्छा माध्यम हो सकती है और उनकी सेवा की जा सकती है, इसलिए राजनीति में आना पड़ा। तो ऐसे क्या घटना हुई कि जो आप कह रहे हैं कि हमें राजनीति में आना पड़ा? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप संक्षेप में बताएंगे सरल भारत न्यूज के माध्यम से? ये पारिवारिक घटना है और बहुत लंबी घटना है, इसलिए इतना वक्त आपके पास नहीं होगा। भाई इतना समझ लीजिए कि लोगों की सेवा भाव करना और लोगों की हक की आवाज को उठाना ही मकसद था, इसलिए राजनीति में आना पड़ा। ये प्लेटफॉर्म सही लगा, इसलिए राजनीति में। जी, इसी के साथ मैं अपने अगले प्रश्न पे चलता हूँ। नगीना के सपा के विधायक यानी श्री मनोज पारस जी अगर राजनीति में ना होते तो आईएएस में होते, इस बात से आप कितनी सहमति रखते? मैं देखिए, मेरा शुरू से इंटरेस्ट था कि मैं डिफेंस सर्विसेज में जाऊं और इसलिए 86-87 में हमने एनडीए पास आउट किया था। और लेकिन मजबूरी से हम लोग मेडिकल अनफिट हो गए। एसएसबी क्वालिफाई भी कर लिया था, लेकिन मेडिकल अनफिट होने की वजह से हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग मिलिट्री डिफेंस में नहीं जा पाए। डिफेंस के बाद अपनी प्राथमिकता थी कि कहीं आईएएस या पीसीएस बने, लेकिन पता नहीं किस्मत को और वक्त को और हालात को ऐसा मंजूर था कि सेवा जो करनी थी वो राजनीति के माध्यम से लोगों की करनी थी, देश की करनी थी। इसलिए आपने पहले कहा कि राजनीति में, और निश्चित तौर पे अगर अपनी चॉइस होती तो मेरी आज भी चॉइस डिफेंस सर्विसेज है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो वही मैं बताना कि अपनी पहली चॉइस डिफेंस सर्विस। सर थोड़ा सा आपकी आवाज में थोड़ा सा, सर थोड़ी धीरे आ रही है आपकी आवाज। सर्विस को पसंद करता हूँ और देश की सेवा करना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा धीरे आ रही है। जी जी, अब कैसी आ रही है? जी जी, बिल्कुल ठीक आ रही है सर। अब आवाज कैसी आ रही है? जी आ रही है सर आवाज। आगे बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। जी सर, मेरा अगला प्रश्न इसी के साथ में चलता हूँ। किसानों के हित में आपकी क्या राय है? आप गांव में जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं, आपको ये नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ लोगों को भड़काने की रणनीतियां हैं, या कहा जाए कि भविष्य में चुनाव का चुनावी मुद्दा है, इसको इस तरीके से उठाया जा रहा है, इस पे आपकी क्या? देखिए, और किसानों को भड़काया नहीं जा रहा, किसानों की जायज बात को सही प्लेटफॉर्म से उठाया जा रहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सरकार ऐसी है कि इतने महीनों से किसान अपने हक की लड़ाई के लिए 9 महीने के लगभग हो गए, अपनी हकों की लड़ाई के लिए धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहा है, और लेकिन इनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। और ये लोकतंत्र में सभी का अधिकार है कि अगर कोई हमारी जायज बात को ना माने तो हम लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग को उठाएं। तो किसानों को ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये किसानों की अपनी पारिवारिक समस्या है। आज भारत हिंदुस्तान को आजाद हुए
इतने वर्षों के बावजूद भी कितनी विडंबना है कि एक चाय के दुकानदार को अपनी चाय का रेट तय करने का अधिकार है, लेकिन किसान इतनी मेहनत से गर्मी में, बरसात में, जाड़ों में अपनी फसल पैदा करता है, वो अपने फसल का रेट तय नहीं कर सकता। और उसके बावजूद जो ऐसी सरकारें जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो हमेशा किसान विरोधी रही है, इन्होंने हमेशा किसानों का उत्पीड़न किया है और उनको झूठे सपने दिखा करके कि हम आपकी आय दुगनी, तीन गुनी, चार गुनी कर रहे हैं। हमारे पास तो ऐसा कोई फार्मूला हमारी समझ में तो नहीं आता कि इनके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है कि डीजल जो है आप 94 रुपए बेचेंगे, पेट्रोल 100 रुपए बेचेंगे, और उसके बाद आप बात करते हैं गन्ने पे यूपी सरकार ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। 5 साल यहाँ हो गए और करीब 7 साल के लगभग जो है केंद्र सरकार में हो गए, इतने में 1 रुपया आपने गन्ने पे नहीं बढ़ाया। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे आप आय दुगनी कर देंगे? महंगाई चरम सीमा पर है, खाद के रेट बढ़ा दिए, खाद के कट्टा जो 50 किलो का आता था उसे 45 किलो का कर दिया। जायज समस्या है और किसान अपने पेट के लिए, अपने हक के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा है और उसने तय कर लिया है कि इस सरकार से आमने सामने की लड़ाई भी लड़ेंगे और लड़ करके अपने हक को मांग कर रहेंगे। ये उसका स्थिति। इसलिए मैं भी एक किसान हूँ बेसिकली, इसलिए मुझे इस परेशानी का विशेष तौर से पता है। जी सर, जैसा कि आपने कहा पेट्रोल के दाम बढ़े और काफी सामान्य चीजों के दाम बढ़े, काफी बीजेपी के मंत्रियों का ये कहना है कि पेट्रोल के जो दाम हैं वो पिछले जो सालों में सरकार जो थी उनका घाटा बराबर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो सपा सरकार, जो पुरानी सरकारें थी, उनका जो पुराना मुआवजा है वो भर रहे हैं एक तरीके से, उनका ये कहना है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए उनका क्या कहना है आप समझ सकते हैं कि वो जो कहते हैं वो झूठ कहते हैं। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। वो क्या कह रहे हैं हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन जो सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है वो आपके सामने है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो हमें वो सीन आज भी याद है कि जब अटल जी मात्र 60 पैसे पेट्रोल और डीजल पे बढ़ाए गए थे, बिल्कुल बात है सर। तब बैलगाड़ी में बैठ करके लोकसभा पहुंचे थे। उसके बाद दोबारा कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी सरकार से पहले, तो मोदी जी इन लोगों ने वहां पर धरना प्रदर्शन कर करके इस कदर चूड़ियां, स्मृति ईरानी ने तो चूड़ियां भेंट की थी। तो वो उस टाइम आज की महंगाई में और उस महंगाई में देख लीजिए कितना अंतर है। तो उस टाइम तो ये जब इनकी सरकार थी, इन्होंने कहा कि हमें अगर मौका मिलेगा तो हम जो है 35 रुपए 40 रुपए पेट्रोल और डीजल बेचेंगे। आज इन्हें मौका मिला तो आपको कौन रोक रहा है? केंद्र में भी आप हैं, प्रदेश में भी आप हैं, तो आप इनकी कथनी और करने का फर्क समझ सकते हैं कि इनकी कथनी और करने में कितना अंतर है। और ये जनता समझ रही है। आज जनता इस सारी चीजों को समझ रही है। जनता बेवकूफ नहीं है। मैं आपको तो नहीं कहना चाहता, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आप समझ सकते हैं कि जो चौथा स्तंभ है इस राजनीति में, जिसको कि गरीबों की हकों की बात को करना चाहिए, जो करना चाहता है उस पर ईडी, आईडी और आपका सीबीआई के छापे लगवाकर उसे परेशान कर दिया जाता है। जो नहीं करना चाहते उनका हसर आप देख ही रहे हैं कि वो लोग क्या दिखा रहे हैं, तो उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो मीडिया जो हक की बात करना चाहता है उसको ये हर तरीके से प्रताड़ित करके, उसे दबा करके, उसके ऊपर मुकदमे लिख करके और उसकी हक की बात को, जनता की हक की आवाज को उठाने नहीं देगा। जी सर, ठीक है। इसी के साथ मैं आपके शहर की तरफ चलता हूँ। बिजनौर में सरकारी अस्पताल की जो एम्बुलेंस है, जिन्हें सरकारी अस्पताल तक पहुंचाने की अहम भूमिका निभाती है, उनके ही कर्मचारी, उनके ही चालक पिछले 2 दिन से हड़ताल पर है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा या फिर सपा सरकार, जैसे कि आप वहां के विधायक हैं, इस पर कुछ करेंगे? देखिए आज लगभग 19,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं और ये उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक ऐसी सोच के तहत जिससे आम गरीब आदमी को इलाज मिल सके, उसकी जिंदगी बच सके, 102, 108 एम्बुलेंस शुरू की थी जी। और उनकी वजह से लाखों जिंदगियां बची हैं। क्योंकि अगर कोई सड़क पे पहले हादसा हो जाता था
तो कोई आस पड़ोस से उसका रिश्तेदार या कोई जानने वाला भी सड़क पर रुक करके उसकी मदद नहीं करता था। उसे लगता था कि अगर हमने कहीं मदद की, कहीं पुलिस इसमें इन्वॉल्व हमें ना कर दे, कहीं हमारे ऊपर मुकदमा न लिख दे, तो उसके नजदीक से गुजर जाते थे लोग, लेकिन उस बेचारे की कोई मदद नहीं करता था। जी। लेकिन अखिलेश जी ने 108 एम्बुलेंस चलाई और 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती थी। ना किसी जाति, न किसी धर्म, न किसी के बारे में बात करती थी। पहले उसको उठाती थी, उस बेचारे को ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराती थी और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई होती थी। यही 102 एम्बुलेंस का था कि गाँव में अगर कोई हमारी बहन, माँ, बेटी प्रेग्नेंट है और अगर उसके आसपास कोई ऐसे संसाधन नहीं है कि वो डिलीवरी हो सके, तो 15 मिनट में एम्बुलेंस वहां गांव में पहुंचती थी और उसको जच्चा को ले जाकर के हॉस्पिटल एडमिट कराती थी, डिलीवरी कराती थी और जच्चा और बच्चों को सकुशल घर छोड़ के आती थी। ये सोच थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की, पूर्व मुख्यमंत्री जी की, हमारे नेताजी की। और आज की इस युग में आज उन कर्मचारी जो एम्बुलेंस चलाते थे, जिन्होंने कोरोना काल में इस हिंदुस्तान में और प्रदेश में इतनी बड़ी सेवा की, उन एम्बुलेंस कर्मियों ने पता नहीं कितनी अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जानें बचाई। आज उनको 2 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा। जो लोग जिस कंपनी के माध्यम से वो लोग काम कर रहे थे, उस कंपनी को इन्होंने हटा दिया और कोई दूसरी कंपनी है, गिरतिज्वार करके कोई नाम है शायद, उस कंपनी के माध्यम से नए लोगों को भर्ती कर रहे हैं। तो जो लोग अपनी जान पर खेल करके इतने दिन से सर्विस कर रहे थे, आप उन्हें हटा रहे हैं, उनका 2 महीने की सैलरी भी नहीं दे रहे हैं और उनको हटा के नए लोगों को रख रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आपके अंदर ना तो दिल है, ना भावनाएं हैं। आप लोग केवल डिक्टेटरशिप अपना करके हरी पार्टी का, मैं अभी नहीं कह सकता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की क्या प्रतिक्रिया उन्होंने की होगी और उनकी नॉलेज में जरूर आया होगा, तो जरूर उसकी प्रतिक्रिया करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनके साथ होंगे। लेकिन जहां तक मेरा निजी सवाल, मेरा समर्थन उनके साथ है और मुझे अगर उनके समर्थन में कहीं धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़ेगा, मैं व्यक्तिगत रूप से उसमें शामिल होकर के उनकी इस मांगों को जायज ठहराने के लिए जो उससे बन पड़ेगा मैं करूंगा। जी सर, जैसा कि आपने कहा धरना प्रदर्शन करेंगे आप, तो इसी के साथ मैं अगले आपके ही शहर की वार्ता पर चलता हूँ, खबर पर चलता हूँ। जैन फैक्ट्री के नामक एक बिजनौर पर यहाँ पर आपका वास है, वहां पर है धरना प्रदर्शन चल रहा है, किसानों का धरना प्रदर्शन। वहां पर जमीन के विवाद को लेकर आपकी तरफ से उस पर क्या सुझाव है? किसान धरना लगाकर बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि उन्होंने जब खबर करी तो फैक्ट्रियों के मालिक के द्वारा प्रशासन की तरफ से उनको ही दबाव दिया जा रहा है कि आप धरना हटाइए, आप ये जगह खाली करिए। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, 2 दिन से मैं लखनऊ में हूँ, मैं विधानमंडल दल की कमेटी में हूँ और उसकी कमेटियों की मीटिंग लगातार हमारी कल से 17 से शुरू हुई है और 30 तक है। तो मेरी जानकारी में मैंने अपने संपर्क करने की कोशिश भी की, तो मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रकरण यहाँ नहीं है। अगर होगा तो जो जायज बात होगी, अगर तो उस जायज बात के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, हमेशा तैयार रहूंगा। अगर वो किसानों की बात जायज होगी तो किसानों के साथ रहेंगे, मालिक की, फैक्ट्री मालिक की बात सही होगी तो फैक्ट्री मालिक के साथ रहेंगे। चलिए सर, ठीक है। इसी के आगे हम चलते। सामान्य तौर पर भारत के देश के राजनेताओं के बारे में आपकी क्या सोच है? भारत के देश के राजनेताओं के बारे में तो निश्चित तौर से हमारे आदर्श रहे हैं, बहुत अच्छी सोच है और राजनेता एक मार्गदर्शक होते हैं और उन्हीं के बताए रास्ते पे चलना चाहिए। लेकिन आज के जो राजनेता हैं उनके बारे में सोच जनता खुद बता देगी, आपको चुनाव में बताएगी जी। अब जैसे राम लोहिया जी थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी थे, हमारे मुलायम सिंह जी हैं, इन लोगों की अगर ऐसे नेता होंगे तो निश्चित तौर से समाज के हमारे हैं और उनसे सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने जनता को बदला है। महात्मा गांधी जी ना होते तो देश आजाद ना होता। तो हमारे मार्गदर्शन रहेंगे। लेकिन जो आज के नेता हैं, जो पहचान थी पूरे विश्व में गंगा जमनी तहजीब की वजह से,
उस पहचान को खत्म कर रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर दिया, लोगों को भुखमरी के कगार पर ले गए। तो निश्चित तौर से ऐसे राजनेताओं से तो कोई सबक समाज लेगा नहीं। जी सर, तो इसी के साथ मैं आगे चलता हूं। आपके अनुसार सामुदायिक विकास और शिक्षा कितनी आवश्यकता है और आप इस क्षेत्र में कैसे लागू करवा रहे हैं? आपके बिजनौर क्षेत्र में आप इस चीज को कैसे लागू कर रहे हैं, सामुदायिक विकास और शिक्षा की विकास? देखिए, शिक्षा का जहां तक मतलब है, अगर आदमी के जीवन में शिक्षा नहीं होगी तो आदमी और जानवर में कोई अंतर नहीं होगा। शिक्षा तो निहायत जरूरी है। शिक्षा से ही आदमी को जीवन शैली जीने का तरीका आता है। तो शिक्षा के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है। और इसको लागू कराने के लिए जहां तक है तो हम अपने जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, आप इन्होंने देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पर फिर हम कहेंगे, आप बार बार ये सोचते होंगे कि बीजेपी का नाम लेते हैं। आप ये समझिए कि अभी बहुत जल्दी की आपको एक घटना बताता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिनों पहले वाराणसी गए और वहाँ वाराणसी में उन्होंने यूनिवर्सिटी में करीब 10-15 हजार लोगों को इकट्ठा किया, रैली की। आता है तो कोरोना, मतलब 15,000 लोग तो इकट्ठा हो सकते हैं उनके कार्यक्रम के लिए, लेकिन 20, 30, 40, 50 बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। तो एक साल से जिंदगी खत्म कर दी, शिक्षा खत्म कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। एक साल से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई, आप बताइए हिंदुस्तान में कितने लोगों के पास मोबाइल जो ऑनलाइन पढ़ाई कर ले? जो गरीब का बच्चा है वो बेचारा कहाँ से ऑनलाइन पढ़? जिसके पास संसाधन है वो तो घर में पहले भी पढ़ रहा था, अब भी पढ़ लेगा। तो ऑनलाइन वो गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ लेगा? जो बच्चे जिनका एडमिशन केजी नर्सरी में फर्स्ट में हो जाना चाहिए था, क्या उनका साल बाद में उनके एडमिशन नहीं हो पा रहा? जो हो जाएगा तो कौन सी क्लास में एडमिशन लेगा? तो उनके जीवन से खेलना है। शिक्षा को तो इन्होंने खत्म कर दिया। जी सर, तो अगला सवाल हमारे समर्थक व्यूअर से है। मिशन 2022 अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी कैसी सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं? उनका कैसा विचार विमर्श है? समाजवादी पार्टी की विचारधारा बिल्कुल साफ है। समाजवादी का मतलब ही है कि बराबरी, जिसमें ना कोई छोटा हो ना कोई बड़ा हो, सबके हकूक मिले, शिक्षा मिले, सबको नौकरी मिले, रोजी रोटी मिले, स्वास्थ्य मिले, अच्छी सेवाएं मिले। ये सब माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछली सरकार में करके दिखाया है। स्वास्थ्य में जितना काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है शायद आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया होगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी एम्बुलेंस सेवा जो 15 मिनट में हमें मिलेगी, ये सेवा अगर किसी ने दी तो अखिलेश यादव जी ने। 100 जिसको बीजेपी ने 112 कर दिया, 110 अगर 100 नंबर सेवा जो दी, वो वर्ल्ड की बेहतरीन सेवाओं में से थी कि अगर आपके साथ कोई घटना घटती है तो 10-15 मिनट में पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी। ये सेवा अगर किसी ने दी तो अखिलेश यादव जी ने दी। बेहतरीन, हिंदुस्तान की बेहतरीन रोड जिसको एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, वो अगर किसी ने दिया तो अखिलेश यादव जी ने दिया। लखनऊ में मेट्रो कर दी तो अखिलेश यादव जी ने दी। और जितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, ऑफिस, आप उत्तर प्रदेश में अगर डीजीपी कार्यालय देखेंगे आप देख लेते हैं। और आज के कार्यालय जो अखिलेश यादव जी ने अभी लोक भवन बनाया है, उससे फिर डीजीपी कार्यालय बनाए, जो भी इधर कार्यालय बनाए हैं, आपका लोहिया अस्पताल की नई बिल्डिंग बनाई, ये जितने कार्यालय बने, इनको देख करके आप समझ सकते हैं विकास क्या होता है, कि क्या अखिलेश यादव जी की सोच है, किस तरह हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। और निश्चित तौर पे जब उत्तर प्रदेश अग्रेसिव आगे बढ़ेगा तो आने वाले वक्त में हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश को भी इसी तरह आगे बढ़ाया जाएगा। इंडिया, अभी मैंने पेपर में परसों तरसों पढ़ा कि लोग रात को सोए और सुबह वो जो स्मार्ट सिटी के निवासी हो गए। 10 सिटी उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी होगी। अरे स्मार्ट सिटी मतलब खाली स्मार्ट हो गए, रात को सोए थे और सुबह स्मार्ट हो गए। और न उनको केंद्र सरकार ने उनको नंबर भी दे दिया कि फर्स्ट उत्तर प्रदेश फर्स्ट आए। अपने आप ही दे दो, अपने आप ही ले दो। ये गेम ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है।
जनता समझ रही है कि स्टार्टअप इंडिया क्या है, स्मार्ट सिटी क्या है, क्या सहूलियतें आप दे रहे हैं। कोरोना के नाम पे लोगों को मौत दी है, मौत से लोग हर गांव, कोई ऐसा गांव उत्तर प्रदेश का नहीं होगा, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां 10 से 15 लोग इस दुनिया से ना गए। उनके दिल से पूछिए जिनके लोग गए। इस वेंटिलेटर हमारे जनपद बिजनौर में थे। पिछली बार जो कोरोना की फर्स्ट लहर आई थी तो 24 वेंटिलेटर जी जनपद बिजनौर को दिए थे। उस 24 दूसरे हुए रखे थे, उनको कहीं लगाया तक नहीं गया था। उसके बाद उसमें से 20 वेंटिलेटर मुरादाबाद भेज दिए गए वैसे ही पैक करके, और 4 वेंटिलेटर लगाए गए। उनको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं था। तो ये तो हाल है सरकार का। जी तो आप खुद समझ सकते हैं चाहते हैं समाजवादी के पार्टी के लोग कैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं। जहां तक कानून व्यवस्था आपने नहीं पूछा, बता देना चाहता हूँ। कानून व्यवस्था हमारी सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा बताते थे। आज कानून व्यवस्था का क्या हाल है? आज इन्होंने लोकतंत्र का क्या मजाक उड़ाया। अभी पीछे चुनाव थे प्रमुखी के और जिला पंचायत चेयरमैनी के, महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए, महिलाओं को नॉमिनेशन पेपर तक दाखिल करने दिया। और आज लूट, किस कदर पुलिस लूट रही है। 1000 का चालान मास्क के नाम पे आप ले रहे हैं। अगर मास्क का चालान अगर 1000 उसकी जेब में है तो वो योगी जी की जेब में जाता है, और 1000 अगर नहीं है तो पुलिस की पर्सनल जेब में जाता है। तो ठीक है, 500 लेके छोड़ दिया जाता है। तो किस तरह लूट हो रही है। एक कोई छोटा एप्लीकेशन किसी थाने में दे दीजिए, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक सिपाही आज उस एप्लीकेशन के निस्तारण के लिए सीधे 20 से 25,000 रुपए की मांग करता है। दरोगा जी के पास चले आता है, वो रेट 50,000 हो जाता है। इंस्पेक्टर साहब के पास चले आता है, वो 1 लाख हो जाता है। तो ये इस कदर लुटाई, ये है कानून व्यवस्था। इस तरह से आप गरीबों के साथ न्याय करोगे? जी सर, तो इसी के साथ मैं अगला प्रश्न व्यूअर्स से लेता हूं। अखिलेश यादव जी की दूरदर्शी सोच कैसे वर्तमान में योगी सरकार का फायदा पहुंचा रही है? मैं बार बार समझ नहीं पाया आपकी बात को। जी सर, मैं कोई दिक्कत नहीं, अगला प्रश्न ले लेता हूं। आपकी आवाज तो दोबारा क्वेश्चन बताया, आवाज नहीं आई। अच्छा ठीक है सर। अखिलेश यादव जी की, हाँ दोबारा करता हूं मैं। अखिलेश यादव जी की दूरदर्शी सोच कैसे वर्तमान में योगी सरकार को फायदा पहुंचा रही है? जो अखिलेश यादव जी की दूरदर्शी की सोच है वो योगी सरकार को कैसे फायदा पहुंचा रही है? देखिए, अखिलेश यादव जी की दूरदर्शी सोच तो ये है कि अखिलेश यादव जी इंजीनियर है, फॉरेन से इंजीनियरिंग करके आए, मिलिट्री स्कूल से पढ़े, वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड है। और मैं माननीय योगी जी को तो ये नहीं कहता कि वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ऐसा कोई उनका इतिहास नहीं है कि जिससे वो इस सारी चीजों को समझ सके। अब आप देखिए, सोच की बात यहाँ कि हमने अगर एक्सप्रेसवे बनाया तो ये एक्सप्रेस बुंदेलखंड और ये एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की अगर बात कर रहे हैं तो वो अखिलेश यादव जी से ही तो सोच ली उन्होंने, तभी तो उसकी बात कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेसवे ना बनाया होता, योगी जी के दिमाग में कभी नहीं आता कि एक्सप्रेसवे बनेगा। बिजली में उत्तर प्रदेश ने माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में ऐतिहासिक काम किए, और उसी को आगे बढ़ाने का काम ये बीजेपी कर रही है। जितने हमने काम किए उन्हीं का सब उद्घाटन बीजेपी ने किया। जी आप बता दीजिए कि एक्सप्रेसवे बना है, उद्घाटन अखिलेश जी का है, उद्घाटन बाद में योगी जी कर रहे हैं। हमें मेट्रो अखिलेश जी ने चलाई, उद्घाटन योगी जी कर रहे हैं। तो इनमें तो झूठा श्रेय लेने की आदत है। इन्होंने अपना इन 4.5 साल इस सरकार को चलते हो गए, अपना एक प्रोजेक्ट बता दें कि जो इन्होंने तैयार किया हो, जो इन्होंने नया लाए हो। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। तो इससे ही के साथ मैं अगला प्रश्न लेता हूँ। अखिलेश यादव जी की पार्टी का पिछला चुनाव गठबंधन की राजनीति के कारण असफल रहा था। उसके बावजूद ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि मिशन 2022 में अखिलेश यादव जी अकेले नहीं लड़ने जा रहे हैं। तो उनके क्या पिछले उदाहरण से सीख नहीं ली जा रही है? देखिए, ये प्रश्न वैसे तो व्यक्तिगत तौर पे माननीय हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी बिल्कुल आप पूछेंगे वही इसका जवाब बेहतर देंगे। मैं तो एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं इस हैसियत में नहीं हूँ कि मैं इस पे कोई टिप्पणी कर सकूं।
लेकिन ऑन प्रैक्टिकली जब आपने मुझसे पूछा तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है, और जैसा मुझे मेरे नेताजी ने बताया, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि वो छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। और बाकी विस्तार से तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता। चलिए ठीक है सर। तो उत्तर प्रदेश में मैं बस के संबंध में एक सवाल करना चाहूंगा। जो उत्तर प्रदेश में बस को रंग दिया जाता है, उत्तर प्रदेश में जब कोई सरकार आती है तो सर्वप्रथम वो राज्य परिवहन की बसों में रंग पार्टी के प्रमुख रंग से जोड़ते हैं। तो ऐसी कोई परंपरा है क्या कि बस का रंग बदलना जरूरी है? अरे ये तो हर चीज का रंग और नाम ही बदलना चाहते हैं ये, क्योंकि ये इसी चीज में एक्सपर्ट हैं, क्योंकि नया इनके पास कुछ है नहीं। किसी शहर का नाम बदल देंगे, किसी बिल्डिंग का रंग गेरुआ कर देंगे, बस का नाम गेरुआ कर देंगे, ये इन्हीं सब चीजों में माहिर है। हिंदू और मुस्लिम का रंग दे देंगे, कहीं मुसलमानों में मुस्लिम उसमें कर देंगे, सही ये क्या कहते हैं, सिया है ये सुन्नी है, रंग बदल, ये लोग राजनीति कर रहे हैं, रंग बदल के ही तो ये लोगों ने सत्ता में आए। तो रंग बदलने तो इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। जी ठीक है सर। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपना आखिरी सवाल आपसे करता हूं। अगर बिना किसी हस्तक्षेप के संविधान में संशोधन का मौका दिया जाए आपको, तो आप क्या बदलेंगे? देखिए, हमारे देश का संविधान परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाया, और वो ये संविधान ऐसा संविधान नहीं है। इसके लिए उन्होंने मेरे ख्याल और पढ़ने के बाद उस सबसे, आज भी जहां उस संविधान को कहीं बदलने की कोशिश करते हैं, वहीं कहीं ना कहीं हमें बैकफुट पे आना पड़ता है। इस देश की प्राकृतिक, भूगोलिक और आर्थिक और आपकी जातिवाद व्यवस्था, इन सारी चीजों को समझकर उन्होंने संविधान लिखा। लेकिन ये लोग जो है संविधान पर, मैं किस तरह से आपसे समझाऊं कि ये अपना संविधान लागू करना चाहते हैं जो मनुवादी सब परंपरा का रहा, ये उस व्यवस्था को लागू करना चाहते, उसी संविधान को लागू करना चाहते हैं। इस देश के मात्र ये लोग चाहते हैं कि 15-20% लोग इस हिंदुस्तान के अपना सुख से रहें, उनके पास पैसा हो, वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, और 80% जनता केवल पेट की भूख शांत करने के लिए लड़ती रहे। इस तरह का संविधान ये देश में चाहते हैं। दलितों के साथ जितना उत्पीड़न इस समय हो रहा है, आप ये बताइए कि दलितों के साथ नौकरियों को खत्म करने के लिए जब ये आरक्षण में इन्होंने बदलाव करने की कोशिश, संविधान में बदलाव करने की कोशिश की और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, तो इन्होंने देखा कि जब दलित अगर कहीं नाराज हो जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं आपकी सरकार को खतरा हो जाएगा। तो इन्होंने उसका तरीका बदल दिया। इन्होंने उन सारे विभागों को बेचना शुरू कर दिया जो बड़े विभाग थे, जिसमें लोगों को नौकरी रोजगार मिलता था, उन सारे विभागों को बेच रहे हैं, जिससे कि जब वो विभाग प्राइवेट कंपनियों में चले जाएंगे तो वहां पर आरक्षण की परमानेंट व्यवस्था नहीं होगी। तो जब आरक्षण नहीं होगा तो संविधान बदल दिया। तो इस तरह इस देश के लोगों को मूर्ख बना करके संविधान को बदलना चाह रहे हैं। एक नई, और अभी उन्होंने, आपने शायद जनसंरक्षण कानून लेके आ रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सर, आपकी आवाज कट के आ रही है, थोड़ा सा मतलब नेटवर्क का प्रॉब्लम लगता है। अभी आवाज साफ आ रही है, बोलिए। मैंने कहा अभी उत्तर प्रदेश में एक जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के आ रहे हैं। जी जनसंख्या, जी हाँ, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून। जी, उसका मतलब आप समझ रहे हैं। उसका मतलब सीधा ये था कि इस जनसंख्या नियंत्रण के कानून से उत्तर प्रदेश का मुस्लिम जो है वो अग्रेसिव होगा और मुसलमान उस पर जो है आपत्ति करेगा, और फिर इन्हें मौका मिल जाएगा कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई कोई लड़के और इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में चले जाए। लेकिन मैं अपने प्रदेश के और हिंदुस्तान के मुस्लिम से बात कहना चाहता हूँ और जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ कि ये कानून मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। ये कानून अगर है तो इस देश के, प्रदेश के दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है। क्योंकि अगर कहीं राजनीति जो सरकारी फायदे या सरकारी चीजों में लाभ अगर कहीं मिल रहा है तो मुस्लिम को कोई लाभ नहीं मिल रहा।
मुस्लिम तो बेचारा अगर किसी के 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, वो तो मजदूरी करके अपना पेट भर रहा है। मुश्किल से 1.5% लोग भी नौकरियों में नहीं होंगे, तो उनको सरकारी लाभ कुछ नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है सरकारी लाभ के नाम पे, जिसको हम आरक्षण कह सकते हैं, पिछड़ों को मिल रहा है, दलितों को मिल रहा है, तो ऐसा कोई शायद परिवार होगा, मुश्किल से 5% या 7% परिवार ऐसे होंगे दलितों में, पिछड़ों में, जिनके घर में 1 बच्चा या 2 बच्चे होंगे। 70% परिवार ऐसे होंगे कि जिनके यहाँ 3 से 4, 5, 6 बच्चे होंगे। अगर जब इनसे बच्चे, तो उन सारी सेवाओं से वंचित कौन रहेगा? पिछड़े रहेंगे या दलित रहेंगे? तो ये कानून अगर ला करके दलितों को और पिछड़ों को उनके हक से वंचित करना चाहते हैं, जैसा मैंने बताया ना, पहले बताया कि संविधान को बदलना, ये संविधान को इस तरह बदलना चाहते हैं, तो ये कानून सर मेरा तो ये सर कानून अगर है तो जी प्रदेश के पिछड़ों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है। ये जी बिल्कुल के माध्यम से उनको सरकारी नौकरियां नहीं देना चाहते, सरकारी सुविधाएं नहीं देना चाहते, इसलिए पिछड़ों को भी और दलितों को इन सेवाओं से वंचित करना चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा, पिछड़ों और दलितों को वंचित करना चाहते हैं, तो क्या ये जो लागू किया गया है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, तो इसमें आपका क्या कहना है कि 2 लोगों को नहीं करना चाहिए? मतलब अगर 2 संतान आप पाल रहे हैं, 2 संतान आप कर रहे हैं, तो इसके आगे आपको नहीं जाना चाहिए। क्या ये पॉपुलेशन कंट्रोल को अलग नहीं करेगा? फिर जो आप कह रहे हैं सरकार की नीतियां अलग है, आप इसमें कास्ट की नीतियां अलग ला रहे हैं, वो चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। में करने की, जैसे समय ऐसा आता है कि जहां डेथ रेट और बर्थ रेट, वो लगभग बर्थ रेट कम हो जाता है, और बर्थ रेट जो है वो भी कम हो जाता है, और डेथ रेट बढ़ जाता है, तो पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल हो जाती है। अब जैसे चाइना को ले लीजिए आप, चाइना ने पहले पॉलिसी लाए कि वहां 1 बच्चा होगा तो सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। जब उनमें डिफरेंस आ गया और वहां पॉपुलेशन कम होने लगी, फिर वो 2 बच्चों का ले आए, उससे भी नहीं चलो, आप 3 बच्चों का ले आए। तो आखिर इसकी जरूरत क्या है? आप शिक्षा दो। अगर आप शिक्षा दोगे, हमारे गरीब परिवार की, पिछड़े समाज की हो, मुस्लिम समाज की हो, दलित समाज की हो, अगड़े समाज की हो, महिलाएं अगर वो शिक्षित होंगी, तो वो खुद ही इसको कंट्रोल को, इस सारी चीजों को अपनाएंगी और बर्थ रेट कंट्रोल हो जाएगा। तो इसे लागू करने की जरूरत है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी पहले से लागू है। तो सिर्फ क्योंकि इनको देश हित से नहीं मतलब है, इनको प्रदेश हित से मतलब नहीं है, इनको तो वोट की राजनीति करनी है। ये तो इसलिए लेके आए कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अब जब 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो हिंदू और मुस्लिम में कैसे बंटवारा हो, मुसलमान कैसे अग्रेसिव हो, कैसे हिंदुओं को कहें। अब आज हिंदुओं को ये कहकर डरा रहे हैं कि वह मुस्लिम इतने साल बाद इतने हो जाएंगे कि उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। तो इसलिए इस सारी चीजों को, तो ये हर चीज को वोट से जोड़ करके देखना चाहते हैं। सिर्फ मकसद इनका वोट लेना है और देश पर सत्ता काबिज करना है, प्रदेश पर सत्ता बनाना है, झूठ सच बोल करके इन्हें प्रदेश के विकास से, लोगों के आराम से, लोगों के सुख चैन से इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, और मुझे लग रहा है कि आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों ने मेरी बात को सुना होगा। उसके लिए मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। आपका भी, आपके चैनल का भी, और अपने प्रदेश का और अपने देशवासियों का, सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। जी नमस्कार। तो आप सभी ने देखा श्री मनोज पारस जी को हमारे सरल भारत न्यूज चैनल में। धन्यवाद सर।